हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज शार्पेस सिंगल इंडेक्स मॉडल। शार्पेस सिंगल इंडेक्स मॉडल वाज गिवन बाय विलियम एफ शार्पे इन द ईयर 1963 एंड उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स भी मिला इन द ईयर 1990। तो होता क्या था कि जो मार्कोविट्स की मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी थी, उसमें हमें इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिस्क एंड रिटर्न भी देखना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पोर्टफोलियो के अंदर 5 सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, तो हमें उसके बीच क्या करना पड़ता था, रिस्क एंड रिटर्न भी कैलकुलेट करना पड़ता था। ठीक है, कि अब 5 में हमें इंडिविजुअल सिक्योरिटीज में रिस्क एंड रिटर्न भी देखना पड़ेगा एंड देन उसके बीच में हमें कोरिलेशंस भी देखना पड़ेगा। अगर हमारे पास हमारे जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर काफी कम सिक्योरिटीज हो, तब तो ये चीज ठीक थी। बट मान लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा सिक्योरिटीज है ना, तो उस केस में आपको कितने ज्यादा कोवेरिएंसेस निकालने पड़ेंगे। दिस वॉज द मेजर लिमिटेशन ऑफ द मार्कोविच। ठीक है, मार्कोविच की मॉडर्न पोर्टफोलियो की ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी कि लार्ज पोर्टफोलियोज के केस में हमें काफी ज्यादा कोवेरिएंसेस निकालने पड़ते, काफी ज्यादा कैलकुलेशंस हो जाती। ठीक है, मार्कोविच ने क्या कहा कि अगर हमें हमारे पास एन सिक्योरिटीज है, तो हमें n इंटू एन माइनस वन बाई टू कोवेरियंसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास 150 सिक्योरिटीज है, तो हमें कितने कोवेरियंसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे, 150 इंटू 149 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो है 11,175 कोरिलेशंस आ जाएंगे। राइट, 11,175 कोरिलेशंस हमें निकालने पड़ेंगे। सो ये जो है एक काफी हेक्टिक कम्बरसम प्रोसेस हो जाता। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल आया। शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल ने क्या कहा कि जो हमारे स्टॉक का रिटर्न है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन अ सिंगल मार्केट इंडेक्स। ये किस पे डिपेंडेंट है, एक मार्केट के इंडेक्स पे डिपेंडेंट है। ओनली एक ही कॉमन फैक्टर है, एक ही फैक्टर है जो कि इधर रोल प्ले करता है, दैट इज मार्केट का इंडेक्स। ठीक है, इसीलिए इसको सिंगल इंडेक्स मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि इट एक्सप्लेन्स स्टॉक रिटर्न्स यूजिंग ओनली वन इंडेक्स, दैट इज मार्केट इंडेक्स, दैट इज द सोल सोर्स ऑफ द सिस्टमेटिक रिस्क। राइट, सो अब इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। द शार्पेस्ट सिंगल इंडेक्स मॉडल इज अ सिंप्लीफाइड अप्रोच to estimate the expected return and risk variance of a security by assuming that movement of all the individual securities is driven by one common factor। और वो common factor कौन सा होने वाला है, market index। now जो सिंगल इंडेक्स मॉडल है, उन्होंने सिक्योरिटी के रिटर्न को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज मार्केट ड्रिवन रिटर्न, ठीक है, जो कि किसकी वजह से होगा, सिस्टमेटिक रिस्क की वजह से, एंड फर्म स्पेसिफिक रिटर्न जो किसकी वजह से होगा, अनसिस्टमेटिक रिस्क से। फर्म स्पेसिफिक रिटर्न भी कह सकते हैं इसको, सिक्योरिटी स्पेसिफिक रिटर्न भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो सिक्योरिटी का रिटर्न है उसके दो पार्ट्स हैं, दैट इज मार्केट ड्रिवन रिटर्न एंड सिक्योरिटी स्पेसिफिक रिटर्न। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो हमारी सिक्योरिटी जो हमारा स्टॉक का रिटर्न है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा मार्केट का रिटर्न है, दैट इज आर एम, अगर हम उसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दे, बीटा क्या है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। तो बीटा क्या है, बेसिकली कि जो हमारी सिक्योरिटी है वो मार्केट के अकॉर्डिंग कितनी सेंसिटिव है। ठीक है, अगर बीटा ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि ज्यादा रिस्क है एंड उतने ही रिटर्न के चांसेस हैं, क्योंकि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। ठीक है, तो एक तो हो गया मार्केट ड्रिवन रिटर्न, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बीटा आई आर एम। नाउ अब अल्फा आई क्या है, एक्सेस रिटर्न। अल्फा आई क्या है, एक्सेस रिटर्न, कि हमारी हमारी जो सिक्योरिटी है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना ज्यादा आउट परफॉर्म कर रही है, दैट इज अल्फा आई, एक्सेस रिटर्न। ठीक है, अब अल्फा आई में अगर हम एरर टर्म जोड़ दें, ठीक है, ई आई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्म स्पेसिफिक रिटर्न। ठीक है, तो अल्फा आई प्लस ई आई क्या है, फॉर्म स्पेसिफिक रिटर्न, एंड बीटा आई आर एम क्या है, हमारा मार्केट ड्रिवन रिटर्न। एंड इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है, जो हमारा सिस्टमेटिक कंपोनेंट है एज वेल एज अनसिस्टमेटिक कंपोनेंट की वजह से जो रिटर्न है, अगर हम उन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी का रिटर्न। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, रिटर्न ऑफ अ सिंगल सिक्योरिटी
का फॉर्मूला अभी हमने समझा, ठीक है। दो पार्ट्स हैं इसके, मार्केट रिलेटेड रिटर्न है, सिक्योरिटी स्पेसिफिक रिटर्न। तो मार्केट रिलेटेड रिटर्न क्या है, बीटा आई इंटू आर एम, जिसमें बीटा क्या रिप्रेजेंट करा है, सेंसिटिविटी ऑफ सिक्योरिटी टू द मार्केट मूवमेंट्स, एंड आर एम क्या रिप्रेजेंट करा है, रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स। और जितना ज्यादा बीटा होगा उतना ज्यादा मार्केट में अप्स एंड डाउन आएंगे, क्योंकि उतना ही ज्यादा हमारे पास रिस्क होगा एंड उतना ही ज्यादा रिटर्न के चांसेस होंगे, राइट। नाउ मार्केट ड्रिवन रिटर्न के बाद हम समझते हैं सिक्योरिटी स्पेसिफिक रिटर्न। सिक्योरिटी स्पेसिफिक रिटर्न किससे रिप्रेजेंट होता है, अल्फा आई प्लस एरर टर्म ऑफ आई। अल्फा आई मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, अल्फा आई क्या है, जो भी हमारी सिक्योरिटी है एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना ज्यादा आउट परफॉर्म कर रही है, दैट इज कितना एक्सेस रिटर्न है, ठीक है। एंड ये रिटर्न जो होता है मार्केट रिटर्न से इंडिपेंडेंट होता है, सो दैट इज अल्फा आई, ठीक है। तो बेसिकली जो अल्फा आई है वो हमारे मैनेजर की स्टॉक सिलेक्शन एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये अनसिस्टमेटिक कंपोनेंट है, सिक्योरिटी स्पेसिफिक कंपोनेंट है, या आप कह सकते हैं फर्म स्पेसिफिक कंपोनेंट है, ठीक है। अल्फा आई के लिए भी जो बीटा एंड अल्फा एक ही वीडियो पे मैंने आपको समझा रखा है, आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं अगर आप अल्फा एंड बीटा को डिटेल में समझना चाहें। देन एरर टर्म क्या है, अनसिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है, रैंडम एंड अनएक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी, ठीक है। तो एरर कंपोनेंट क्या है, जो हमारा रैंडम रिटर्न है या अनएक्सपेक्टेड रिटर्न है, वो क्या है हमारा एरर कंपोनेंट। एरर कंपोनेंट का आप याद रखेंगे, एरर कंपोनेंट का इधर मीन जो है वो जीरो होता है, राइट। तो अगर आप अल्फा एज वेल एज एरर टर्म को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी स्पेसिफिक रिटर्न। नाउ हमने समझ लिया मार्केट ड्रिवन रिटर्न एंड सिक्योरिटी स्पेसिफिक रिटर्न, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी। अब हमने रिटर्न समझ लिया, तो अब हम समझते हैं रिस्क ऑफ अ सिंगल सिक्योरिटी रिटर्न। देखिए रिस्क भी बहुत इजी है समझना, रिस्क के भी दो पार्ट्स हैं, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक, ठीक है। नाउ सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, जो कि पूरी मार्केट के लिए होता है, ठीक है, मार्केट रिस्क। एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, जो कि हमारा ओनली कंपनी स्पेसिफिक या फर्म स्पेसिफिक, या फिर आप इधर क्या कह सकते हैं, सिक्योरिटी स्पेसिफिक रिस्क है। तो देखिए इधर सिस्टमैटिक रिस्क अगर हम देखें तो हम क्या लेंगे, वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न, ठीक है। नाउ क्योंकि वेरिएंस लिया है तो इधर भी हम क्या लेंगे, बीटा आई का स्क्वायर लेंगे। तो ये क्या हो गया, सिस्टमेटिक रिस्क का कंपोनेंट हो गया, जो कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बीटा आई का स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न, ठीक है। अब उसके अंदर अगर हम वेरिएंस ऑफ एरर टर्म ऐड कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिस्क ऑफ अ सिंगल सिक्योरिटी। इसको भी हम डिटेल में समझते हैं। देखिए अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरिएंस ऑफ जो हमारा रेजिडुअल है या फिर फर्म स्पेसिफिक वेरिएंस आप कह सकते हैं, रेजिडुअल मतलब एरर टर्म, ठीक है। अगर हम उसका स्क्वायर कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अनसिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा। एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क बेसिकली कैसे रिड्यूस हो सकता है, विद डाइवर्सिफिकेशन। तो टोटल रिस्क अगर हमें कैलकुलेट करना हो, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल रिस्क इज इक्वल टू मार्केट रिलेटेड रिस्क प्लस सिक्योरिटी स्पेसिफिक रिस्क, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, हाँ, जो टोटल रिस्क है दैट इज इक्वल टू द सिस्टमेटिक रिस्क, जो कि हमने कैसे कैलकुलेट करा था, बीटा आई का स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड सॉरी वेरिएंस ऑफ मार्केट, एंड देन हमारा क्या आ जाएगा, अनसिस्टमेटिक रिस्क। अगर दोनों को ही हम ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रिस्क आ जाएगा। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो रिटर्न। अभी हमने सिंगल सिक्योरिटी का रिटर्न एंड रिस्क निकालना सीख लिया, तो अब हम देखेंगे कि पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालेंगे। पोर्टफोलियो के रिटर्न के लिए हमारे पास दो मेथड्स है, एक तो है हम वेटेड रिटर्न्स निकाल सकते हैं, ठीक है, कि आपने जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न निकाला अभी पिछले जो फॉर्मूले हमने पढ़े उनसे, ठीक है, एंड देन वो उसका वेट क्या है हमारे पोर्टफोलियो में, हम किस वेट में उसको लेंगे, ठीक है, उसके वेट के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। फर्स्ट सिक्योरिटी का रिटर्न निकाला एंड देन फर्स्ट सिक्योरिटी के वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरीके से फिर हमने सेकेंड सिक्योरिटी के वेट से उसके रिटर्न को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और जितनी भी हमारे पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज है सबके साथ हम ये करेंगे एंड देन हम सबके वेट से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोर्टफोलियो का रिटर्न आ जाएगा, ठीक है।
ना दूसरा हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि हम इसको पोर्टफोलियो के अल्फा एंड बीटा से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो के अल्फा अगर हम ऐड कर दें पोर्टफोलियो के बीटा को, अगर हम मार्केट रिटर्न से मल्टीप्लाई करके उसमें पोर्टफोलियो के अल्फा ऐड कर दे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। नाउ पोर्टफोलियो के अल्फा एंड पोर्टफोलियो का बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, पोर्टफोलियो के अल्फा के लिए हम पहले इंडिविजुअल सिक्योरिटी का अल्फा निकालेंगे एंड उसको इंडिविजुअल सिक्योरिटी के वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एंड देन हमारे पोर्टफोलियो में जितनी भी सिक्योरिटीज होंगी, ठीक है, जैसे कि हमारे पास हम पहले वेट ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी इनटू अल्फा ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी, देन प्लस कर देंगे वेट ऑफ सेकंड सिक्योरिटी इनटू अल्फा ऑफ सेकंड सिक्योरिटी। ठीक है, इसी तरीके से जितनी भी सिक्योरिटीज हमारे पोर्टफोलियो में है उनका समेशन कर देंगे एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा ऑफ पोर्टफोलियो। राइट, देन उसके बाद पोर्टफोलियो बीटा के लिए भी हम क्या करेंगे कि हम इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का बीटा निकालेंगे, उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन सबका समेशन कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोर्टफोलियो का बीटा एंड देन हम उसको उस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। राइट, नाउ पोर्टफोलियो का रिस्क हमने पढ़ लिया कि पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालते हैं। अब पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकालते हैं? ना पोर्टफोलियो के रिस्क के भी दो कंपोनेंट्स है, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है, वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो क्या है, हमारा टोटल रिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो निकालने के लिए हम पोर्टफोलियो के बीटा का स्क्वायर करेंगे एंड उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न। नाउ हमारे पास ये क्या आ गया, सिस्टमैटिक रिस्क का कंपोनेंट आ गया। ठीक है, अब अनसिस्टमैटिक रिस्क के कंपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल टर्म को वेट जो है ऑफ ईच जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी है उसके वेट के साथ स्क्वायर करके हम क्या कर देंगे, हम उसका समेशन कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अनसिस्टमैटिक रिस्क का कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, एंड दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रिस्क। नाउ इसके इसके लिए आपको डिटेल में भी मैंने यहाँ पे स्लाइड में शो कर रखा है। देखिए, सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो के लिए हमने क्या किया कि वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न इनटू बीटा पी का स्क्वायर। ठीक है, एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क के लिए हमने क्या किया कि रेजिडुअल टर्म जो है इंडिविजुअल सिक्योरिटीज की, पहले वो निकाली, ठीक है, उनका स्क्वायर करा, उनको उनके रिस्पेक्टिव वेट के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करा एंड देन हमारे पोर्टफोलियो में जितनी भी सिक्योरिटीज है उनके डब्ल्यू आई स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ द एरर टर्म जो भी उनका निकल के आया, ठीक है, उसको ऐड कर दिया एंड उसका समेशन निकाल दिया, तो क्या आ गया हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, तो अब सिंप्लीफाइड पोर्टफोलियो रिस्क फॉर्मूला क्या है, हमने जस्ट क्या करा है कि सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो में अगर हम अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो ऐड कर दे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, टोटल रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। राइट, नाउ ऑप्टिमल पोर्टफोलियो अंडर द शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल। ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कैसे निकालते हैं शार्पे के सिंगल इंडेक्स मॉडल के अंदर? देखिए, शार्पे का जो सिंगल इंडेक्स मॉडल है उन्होंने बेसिकली पोर्टफोलियो सिलेक्शन को काफी इजी कर दिया। ठीक है, नाउ इन्होंने क्या कहा कि हमारा जो सिक्योरिटी का रिटर्न है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द मार्केट इंडेक्स। किस पे डिपेंडेंट है, मार्केट के इंडेक्स के अंदर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कोई भी कोवेरियंसेस कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट का इंडेक्स देखना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अभी समझा था। राइट, तो अब हम ऑप्टिमल पोर्टफोलियो बनाएंगे शार्पे के सिंगल इंडेक्स मॉडल के अंदर। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि हमें एक्सेस रिटर्न टू बीटा चाहिए होता है। ठीक है, एंड देन हम उसको कट ऑफ रेट से कंपेयर करते हैं। आइए इनको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कैसे बनाए शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल के अंदर? तो देखिए, स्टेप 1 क्या है हमारा कि हमें सबसे पहले एक्सेस रिटर्न टू बीटा कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्सेस रिटर्न टू बीटा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेस रिटर्न निकालेंगे। एक्सेस रिटर्न क्या कैसे निकलेगा, जो भी हमारी सिक्योरिटी का रिटर्न है, ठीक है, जो भी हमारी सिक्योरिटी का रिटर्न है उसमें से अगर हम रिस्क फ्री रेट माइनस कर दें, ठीक है, सिक्योरिटी के रिटर्न में से रिस्क फ्री रेट माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एक्सेस रिटर्न निकल जाएगा। ठीक है, अब नाउ हमें क्या चाहिए, एक्सेस रिटर्न टू बीटा। तो अब अगर हम डिवाइड कर दें उसको बीटा से,
ठीक है, जो कि बीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टमैटिक रिस्क को, ठीक है, बीटा ऑफ दैट सिक्योरिटी अगर हम कर दें डिवाइड, ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एक्सेस रिटर्न टू बीटा। सो बेसिकली ये जो रेशियो है ये हमें बताती है द रिवार्ड फॉर ईच यूनिट ऑफ मार्केट रिस्क, ठीक है, एक्सेस रिटर्न टू बीटा हमें क्या बताएगा कि हाउ अट्रैक्टिव अ स्टॉक इज रिलेटिव टू द मार्केट रिलेटेड रिस्क, कि हमारा स्टॉक मार्केट रिलेटेड रिस्क के कंपैरिजन में कितना ज्यादा अट्रैक्टिव है, राइट। नाउ हमने निकाल लिया एक्सेस रिटर्न टू बीटा। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम इनको रैंक करेंगे, ठीक है, रैंक कैसे करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस रिटर्न टू बीटा, हाईएस्ट टू लोएस्ट हम क्या करेंगे, रैंक करेंगे, ठीक है, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजर को क्या चाहिए होता है, हाईएस्ट रिटर्न चाहिए होता है पर यूनिट ऑफ बीटा, राइट। नाउ हमने रैंक कर लिया, अब हम क्या निकालेंगे, कट ऑफ रेट कैलकुलेट करेंगे। कट ऑफ रेट क्या बेसिकली होता है, देखिए कट ऑफ रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न को अगर हमने ये क्या निकाला था, हमने निकाला था एक्सेस रिटर्न टू बीटा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला किसका है, एक्सेस रिटर्न टू बीटा, अगर हम उसका समेशन कर दे, ठीक है, एंड देन उसको डिवाइड कर दे किससे, अनसिस्टमैटिक रिस्क से, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न, ठीक है, एंड देन हम क्या कर दे, समेशन कर दे बीटा जे ऑफ मतलब कि बीटा ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी का स्क्वायर करके उसका समेशन कर दे, ठीक है, डिवाइडेड बाय किसका, अनसिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है, ऑफ स्टॉक आई। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, कट ऑफ रेट, ठीक है। नाउ अनसिस्टमैटिक रिस्क को क्यों हमने इधर कंसीडर करा है, क्योंकि स्टॉक जिसका लोअर डाइवर्सिफाइबल रिस्क होगा, ठीक है, वही उन्हीं को हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। दिस फॉर्मूला एक्यूमुलेट्स इंफॉर्मेशन स्टॉक बाय स्टॉक एंड इन रैंक्ड ऑर्डर, राइट। Now, cutoff rate is basically the threshold only stocks providing risk-adjusted return higher than the cutoff enter the optimal portfolio. ठीक है, कि जो भी स्टॉक्स या तो कट ऑफ रेट के इक्वल होंगे या फिर उससे ज्यादा होंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसी को ही इंक्लूड करेंगे अपने ऑप्टिमल पोर्टफोलियो के अंदर। अभी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, तो तब आपको ये चीज ज्यादा क्लियर होने वाली है, ठीक है। नाउ हमने कट ऑफ रेट निकाल लिया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम अपना फाइनल कट ऑफ पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा सीआई होता है उसकी वैल्यू सबसे पहले इंक्रीज करती है, देन एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाती है, एंड देन फिर क्या करने लग जाती है, डिक्रीज करने लग जाती है, ठीक है। तो जो हमारा कट ऑफ पॉइंट है वो क्या है, मैक्सिमम ऑफ ऑल सीआई, जो हमने इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के सीआई निकाले, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी उनमें से मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो हम उसको मतलब कंसीडर करेंगे। नाउ हम बेसिकली अपने पोर्टफोलियो के अंदर कौन से स्टॉक्स चूज करेंगे, जिनका एक्सेस रिटर्न टू बीटा जो है, ठीक है, एक्सेस रिटर्न टू बीटा हमने कैलकुलेट करा था ना, वो या तो ज्यादा होगा या फिर इक्वल होगा एज कंपेयर टू जो हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली है सीआई की, ठीक है, जो हमारा फाइनल कट ऑफ पॉइंट है उससे, ठीक है। तो अब हम उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। एक्सेस रिटर्न टू बीटा का फॉर्मूला क्या है, आर आई माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई बीटा आई, ठीक है। अगर वो या तो जो हमारा जो फाइनल कट ऑफ पॉइंट है उससे ज्यादा होगा या इक्वल होगा, तो हम उसको अपनी पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर लेंगे, और जिसका भी जो एक्सेस रिटर्न टू बीटा कट ऑफ पॉइंट से कम है वो हम एक्सक्लूड कर देंगे। देखिए जो हम मेन स्टेप्स हैं अभी तक के सारे कर चुके हैं, ठीक है, जो एक्सक्लूसिवली शार्पी सिंगल इंडेक्स मॉडल में होते हैं। अब हम क्या करेंगे कि कंप्यूट करेंगे वेट ऑफ सिलेक्टेड स्टॉक्स। वेट निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है दैट इज जी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा जी आई। जी आई क्या है, एक इंटरमीडिएट क्वांटिटी है जो हमें ये बताता है कि कोई भी सिक्योरिटी हमारे ऑप्टिमल रिस्क के पोर्टफोलियो के अंदर एंटर करेगी या नहीं करेगी। एंड जी आई को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज बीटा आई, दैट इज बीटा ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय जो हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क का जो कंपोनेंट है उसका जो वेरिएंस है, ठीक है, रेजिडुअल टर्म का जो वेरिएंस है इनटू जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न टू बीटा है उसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमारा कट ऑफ पॉइंट है, तो उससे क्या आ जाएगा जी आई, एंड देन वेट के लिए हम जी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा जी आई कर देंगे।
नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग द पोर्टफोलियो वेट, अब हम क्या करेंगे, एक ऑप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियो जो है वो डेवलप कर लेंगे, किसका यूज करके, WI का यूज करके, ठीक है। नाउ दिस पोर्टफोलियो हैज द हाईएस्ट रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, ठीक है। एंड ये क्या होता है, फुली डाइवर्सिबल होता है, क्योंकि अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, मिनिमाइज मतलब हो जाता है। एंड इट इज बेस्ड ऑन द शार्पेस्ट सिंगल इंडेक्स मॉडल assumptions. दिस पोर्टफोलियो इज इक्विवेलेंट टू द टेंजेंट पोर्टफोलियो जो हम कैपिटल एलोकेशन लाइन में बनाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कंबाइन द ऑप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियो विद अ रिस्क फ्री एसेट, ठीक है। ये वाले जो अब हम स्टेप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सब मॉडल में ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो जो मेन स्टेप्स आपको बताए थे, जो एक्सक्लूसिवली शार्पे के सिंगल इंडेक्स मॉडल में आते हैं, वो इससे पहले वाले स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमारा रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है, ठीक है, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क लेके खुश नहीं होता, तो वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर रिस्क फ्री एसेट्स भी ऐड करेगा, ठीक है। एंड हम मोस्टली जो हम मॉडल्स पढ़ते हैं उसपे हम क्या अजम्पशन लेते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टर है दैट इज रिस्क एवर्स, ठीक है। बट अगर रिस्क सीकिंग इन्वेस्टर है, वो हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर रिस्क फ्री एसेट जो है वो ज्यादा नहीं रखेगा, 100% जो है ऑप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियो जो भी हमने बनाया, 100% पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है। तो अब ये सब कुछ कैसे कैलकुलेट होगा, कैपिटल एलोकेशन लाइन के थ्रू। एंड इसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, जो हमारा पोर्टफोलियो है उसका जो भी रिटर्न है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या कर देंगे, जो हमारा ऑप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियो है, ठीक है, उसका रिटर्न कैलकुलेट करके, जो भी हमने पीछे कैलकुलेट करा, ठीक है, कि हम रिटर्न ऑन द ऑप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियो इनटू इट्स वेट अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा ये क्या आ गया, जो भी हमारे पोर्टफोलियो के अंदर ऑप्टिमल रिस्क की पोर्टफोलियो है उससे आने वाला रिटर्न। नाउ ये क्या हो गया, बचा हुआ जो वेट है वो किसका होगा, जो हमारी रिस्क फ्री एसेट्स है, ठीक है, जो पैसा हमने रिस्क फ्री सिक्योरिटीज के अंदर लगाया है इनटू रिस्क फ्री रेट, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, ठीक है, विद रिस्क फ्री एसेट्स। नाउ कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ द फाइनल पोर्टफोलियो। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए एंड रिस्क कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये सब फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। टोटल रिस्क जो होने वाला है दैट इज इक्वल टू द जो भी हमारा सिस्टमेटिक कंपोनेंट है एज वेल एज जो हमारा अनसिस्टमेटिक कंपोनेंट है, उसको अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, टोटल रिस्क, राइट। नाउ इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि हमारे पास ये 7 सिक्योरिटीज गिवन है एंड हमें एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो बनाना है शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल के लिए, ठीक है। शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल यूज करके एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो बनाना है। कैसे बनाएंगे, हमें रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 5% एंड मार्केट का जो वेरिएंस है वो कितना गिवन है, 10, ठीक है। तो अब हमारे पास मार्केट रिटर्न जो है, ठीक है, मार्केट का रिटर्न जो है वो गिवन है, राइट। एक्सेस रिटर्न जो है वो भी हमारे पास गिवन है, दैट इज RI, ठीक है। एक्सेस रिटर्न हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर हमारे पास ओनली ये दो इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन हो। कैसे कि हम 19 माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, ठीक है, 14, 23 माइनस 5, 18, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, एक्सेस रिटर्न निकाल देंगे। देन बीटा जो है इन सबके वो गिवन है। अब हम क्या करेंगे कि एक्सेस रिटर्न टू बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो एक्सेस रिटर्न टू बीटा हम यहाँ पर RI माइनस RF डिवाइडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव बीटा आई, ठीक है। हम इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के बीटा से उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेस रिटर्न टू बीटा। अनसिस्टमेटिक रिस्क का जो कंपोनेंट है वो हमें ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे कि हम अपना जो कट ऑफ जो पॉइंट है वो कैलकुलेट करेंगे। कट ऑफ पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमें ये सारी चीजें चाहिए जो इस फॉर्मूले के अंदर लिखी हैं, ठीक है। एंड देन हम क्या कर लेंगे, ये हमारा एक्सेस रिटर्न टू बीटा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो उनका रेजिडुअल टर्म का जो वेरिएंस है, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। एंड ये हम यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे। देन उनका क्यूमुलेटिव सिग्मा RI माइनस RF डिवाइडेड बाय बीटा आई, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ
सॉरी यहाँ पे डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है, बीटा आई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ जो भी हमारा रेजिडुअल टर्म है ऑफ ईच सिक्योरिटीज, वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो मतलब इस फॉर्मूले में जितनी भी चीजें गिवन है वो सब कैलकुलेट करके हमारे पास फाइनल जो ये कट ऑफ पॉइंट्स है ये सारे आ जाएंगे, राइट। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं कि हम इनमें से, अब देखिए ये आपके लिए यहाँ पर सब कुछ कैलकुलेट भी कर रखा है, ईच एंड एवरीथिंग इन फॉर्मूलाज को यूज करके, ठीक है। नाउ आप देख सकते हैं जो हमारा वेरिएंस ऑफ जो मार्केट का जो वेरिएंस था, ठीक है, दैट वाज 10, तो हमने वो यहाँ पर यूज करा है। अब आप देख सकते हैं इन सब में से जो हाईएस्ट जो सीआई है दैट इज 8.29, जो कि हमें फोर्थ सिक्योरिटी में देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब कट ऑफ रेट जो हम जो फाइनल जो चूज करेंगे दैट इज 8.29। अब हम क्या करेंगे कि जितनी भी सिक्योरिटीज हैं जिनका एक्सेस रिटर्न टू बीटा, ठीक है, इस फोर्थ सिक्योरिटी से ज्यादा है या इस फोर्थ सिक्योरिटी इक्वल है, ठीक है, हम वो सारी जो सिक्योरिटीज है अपने ऑप्टिमल पोर्टफोलियो के लिए चूज कर लेंगे। तो अब देखिए हमारे पास जो एक्सेस रिटर्न टू बीटा फोर्थ सिक्योरिटी का कितना है 10, तो इससे ज्यादा, ठीक है, या फिर इक्वल किसका है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर ये 4 सिक्योरिटीज जो हैं हम इंक्लूड कर लेंगे, राइट। तो शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल के अकॉर्डिंग हमने एक ऑप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियो जो है वो बना लिया। देखिए फॉर कंस्ट्रक्टिंग द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो हम क्या निकालेंगे, जो हमारा पोर्टफोलियो है उसका वेट, उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, जी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा जी जे, ठीक है। जो जी आई है वो बेसिकली एक इंटरमीडिएट क्वांटिटी है जिसके बेस पे हम क्या डिसाइड करेंगे कि हमें अपने जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर कौन सी पोजीशन लेनी है, ठीक है, या फिर हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर उसको इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, आर आई माइनस आर एफ माइनस बीटा आई इंटू जो हमारा जो कट ऑफ पॉइंट है डिवाइडेड बाय जो हमारा रेजिडुअल टर्म का वेरिएंस है, ठीक है। कट ऑफ पॉइंट जो है वो हमने क्या लिया था 8.29, ठीक है। एंड देन हम इसके अकॉर्डिंग हम अपना जीआई कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। ये हमारे इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के जीआई आ गए। एंड देन हम पोर्टफोलियो का वेट भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, जी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा जी जे, ठीक है। एंड सिग्मा जी जे जो है दैट इज 0.742। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके हमने क्या करा कि इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का वेट निकाल दिया कि किस प्रोपोर्शन में हमें कौन सी सिक्योरिटी लेनी है, ठीक है। तो हम जो फर्स्ट सिक्योरिटी है उसको 38.48% अपनी पोर्टफोलियो के अंदर लेंगे। देन जो सेकंड सिक्योरिटी है उसका 25%, थर्ड का भी 25% एंड फोर्थ का 11.52%, राइट। तो अब हम एक ऑप्टिमम पोर्टफोलियो इसका यूज करके बना सकते हैं। ये सारी कैलकुलेशंस भी आपके लिए यहाँ पर गिवन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिमम पोर्टफोलियो विद शॉर्ट सेल्स, ठीक है। अगर शॉर्ट सेल्स जो है वो अलाउड हो, शॉर्ट सेल क्या है कि अ शॉर्ट सेल मींस यू सेल अ सिक्योरिटी जो आप ऑन ही नहीं करते, ठीक है। आप चाहे बोरो करके आपने क्या करा कि एक ब्रोकर है, ठीक है, आप एग्जाम्पल से समझिए इस चीज को कि आप आपने एक ब्रोकर से कुछ शेयर्स बोरो कर लिए, ठीक है, and उसको क्या कर दिया, इस टाइम आपने सेल कर दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसका फ्यूचर में प्राइस फॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर आप उस सिक्योरिटी को बेचते तो आप ज्यादा प्राइस पे बेच सकते हैं, ठीक है। एंड जब उसका प्राइस फॉल हुआ तो आपने क्या कर ली, वो सिक्योरिटी जो है वो खरीद ली। तो डिफरेंस से आपको क्या आ गया, डिफरेंस से आपने प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। शॉर्ट सेल्स मतलब कि आप हाई प्राइस पे पहले बेच दोगे एंड बाद में उसको खरीद लोगे, दैट इज शॉर्ट सेल्स। अब अगर शॉर्ट सेल्स अलाउड हो तो ऑप्टिमम पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं वो हम इस टॉपिक में समझेंगे। उससे पहले हम लॉन्ग पोजीशन भी जान लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन क्या मतलब का मतलब क्या है कि आप सिक्योरिटी को बाय करते हैं, ठीक है। यू बाय अ सिक्योरिटी, क्यों, क्योंकि आप को लग रहा है कि इन फ्यूचर जो उसका प्राइस है दैट इज गोइंग टू राइज, अभी आप उसको कम प्राइस पे खरीद सकते हैं एज कंपेयर टू द फ्यूचर, ठीक है। जब इन फ्यूचर उसका प्राइस बढ़ेगा तो आप इन फ्यूचर उसको बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं, दैट इज लॉन्ग पोजीशन। तो ऑप्टिमम पोर्टफोलियो जब शॉर्ट सेल्स अलाउड हो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा सेम प्रोसीजर रहेगा लेकिन इधर जो कट ऑफ पॉइंट कंसेप्ट है वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। आप
जो आपने पहले क्या करा था कि जो मैक्सिमम जो कट ऑफ पॉइंट था दैट इज 8.29, आपने वो सिलेक्ट करा था। बट आप क्या करेंगे, मैक्सिमम वाला कट ऑफ पॉइंट नहीं चूज करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 8.29 वाला नहीं चूज करेंगे, क्योंकि अब हम सारी सिक्योरिटीज जो हैं वो इंक्लूड करेंगे, सारी की सारी सिक्योरिटीज इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होएगा, एक्सेस रिटर्न टू बीटा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब जोन से भी स्टॉक्स जिनका जो जीआई है दैट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, उसको हम इंक्लूड कर देंगे। एंड उसको उसके लिए हम क्या कर लेंगे, लॉन्ग पोजीशन, वो वाले स्टॉक्स हम खरीद लेंगे। ठीक है, एंड जिनका भी जीआई जो है लेस देन 0 है, उनको क्या कर देंगे, हम बेच देंगे। उनके लिए हम क्या कर लेंगे, शॉर्ट सेल्स या शॉर्ट पोजीशन में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, कट ऑफ पॉइंट अभी भी कैलकुलेट होगा, लेकिन मैक्सिमम वाला कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अब क्या है, हम क्योंकि वो अब हर एक स्टॉक को अफेक्ट कर नाउ, बिकॉज एवरी स्टॉक जो है उसको अफेक्ट कर रहा है, एंड नन आर एक्सक्लूडेड, कोई भी हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जो जीआई है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बीटा ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क का जो वेरिएंस है वो। ठीक है, इनटू अगर हम कर दें, ठीक है, एक्सेस रिटर्न टू बीटा माइनस जो भी कट ऑफ रेट है, ठीक है, जो हमारा कट ऑफ पॉइंट है उसको माइनस कर दे। देखिए, आगे आने वाली स्लाइड में आप देखिए, जो कट ऑफ पॉइंट है इधर हम क्या लेंगे, 7.9, क्योंकि 7 सिक्योरिटीज थी उस टेबल में हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो अब जो लास्ट वाला कट ऑफ पॉइंट है दैट वाज 7.9। ठीक है, तो आप 7.9 जो है कट ऑफ पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो अब सिक्योरिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 7 तक की सिक्योरिटीज हैं, हम सारी की सारी उसका जीआई कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, देखिए, सातों की सातों सिक्योरिटीज का हमने क्या कर लिया कि कट ऑफ पॉइंट हम, सॉरी जीआई हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए कि जो 7 सिक्योरिटी है, ओनली 7 सिक्योरिटी ऐसी है जो कि जिसमें हमने क्या देखा कि जो जीआई है दैट इज लेस देन 0। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर हमारी जीआई जो होता है, अगर हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, तो हम क्या करते हैं, लॉन्ग पोजीशन में एंटर कर जाते हैं। किस में एंटर कर देते हैं, लॉन्ग पोजीशन में, मतलब कि हम सिक्योरिटी को खरीद लेते हैं। लेकिन इस अगर हमारा, या इस केस में भी आप देखें, जीआई क्या है, लेस देन 0 है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन में एंटर करेंगे। ठीक है, हम सिक्योरिटी को बेच देंगे। ठीक है, सो अब इन जो हमने पोर्टफोलियोज चूज कर लिए कि हमने जो 7th वाली सिक्योरिटी है वो बेचनी है। ठीक है, अब किस प्रोपोर्शन में कौन सी सिक्योरिटी जो है हम अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करेंगे, तो उसके लिए हम वेट निकालेंगे, जी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा जी जे। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यूज अगर होंगी तो लॉन्ग पोजीशन, नेगेटिव वैल्यूज होंगी तो शॉर्ट पोजीशन। उससे हम क्या निकाल लेंगे, वेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने इस जो भी पूरा प्रोसीजर समझा उससे हमने क्या पढ़ा कि इस जो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो विद शॉर्ट सेल्स अगर हम देखें, ठीक है, सारे के सारे हमारे जो स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो के में हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब जीआई बताएगा कि हमें लॉन्ग पोजीशन लेनी है या शॉर्ट पोजीशन लेनी है। ठीक है, कट ऑफ जो पॉइंट है उसके बेस पे हम किसी भी सिक्योरिटी को एक्सक्लूड नहीं करने वाले। ठीक है, जो भी साइन मैटर करता है दैट इज जीआई। ठीक है, जीआई क्या बताएगा हम कि हमने लॉन्ग पोजीशन में एंटर करना है या शॉर्ट पोजीशन में एंटर करना है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट की ऑप्टिमल पोर्टफोलियो विद शॉर्ट सेल्स। अब बात करते हैं अजम्पशंस ऑफ सिंगल इंडेक्स मॉडल। देखिए, पहली अजम्पशन है कि स्टॉक के रिटर्न्स जो हैं दैट इज लीनियरली रिलेटेड टू द मार्केट रिटर्न। और हमने पढ़ा कि यहाँ पर सिर्फ एक फैक्टर रोल प्ले करता है दैट इज मार्केट का इंडेक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट इंडेक्स इज द ओनली सोर्स ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, सिस्टमैटिक रिस्क का ओनली सोर्स क्या है, मार्केट इंडेक्स। अनसिस्टमैटिक रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेजिडुअल टर्म के थ्रू। ठीक है, रेजिडुअल टर्म ऑफ ईच सिक्योरिटी निकालते हैं, उसका वेरिएंस निकालते हैं, एंड उससे हम क्या करते हैं, अनसिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज रेजिडुअल्स जो है उसका आपस में कोई कोरिलेशन देखने को नहीं मिलता। रेजिडुअल्स आर अनकोरिलेटेड अक्रॉस सिक्योरिटी। एंड रेजिडुअल टर्म का जो मीन है वो भी हमने पढ़ा था कि इसमें मीन जो है रेजिडुअल टर्म का वो क्या होता है, 0। एंड अल्फा एंड बीटा क्या रहते हैं, स्टेबल ओवर टाइम। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता, अल्फा एंड बीटा जो है वो चेंज होते रहते हैं। बट इधर अजम्पशन क्या है कि अल्फा एंड बीटा क्या रहते हैं, स्टेबल। ठीक है, नाउ बीटा का कंसेप्ट है, बीटा क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक रिटर्न टू द रिटर्न्स ऑफ द मार्केट। ठीक है, बीटा क्या है, बेसिकली
अनसिस्टमेटिक रिस्क को ये डिनोट करता है, और जितना ज्यादा हमारी सिक्योरिटी का बीटा होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा रिस्क होगा, एंड उतने ही ज्यादा चांसेस जो है हमारे रिटर्न के होने वाले हैं, राइट। तो बीटा क्या है, देखिए अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो स्टॉक कितना ज्यादा ऊपर या नीचे गिरेगा, दैट इज बीटा, ठीक है। तो बीटा क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क का कंपोनेंट, ठीक है। बीटा को कैलकुलेट करने के लिए कोवेरिएंस आप निकाल सकते हैं, आर आई एंड आर एम का, एंड देन हम क्या करेंगे, उसको वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, ठीक है। हेयर आई जो आर आई है दैट इज जो हमारा इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न है, एंड आरएम इज जो हमारा मार्केट इंडेक्स के बेस पे जो रिटर्न है वो, ठीक है। नाउ बीटा का क्या रोल है रिस्क असेसमेंट के लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि बीटा क्या है, जो सिस्टमेटिक रिस्क है, ठीक है। बीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, सिस्टमेटिक रिस्क को, ठीक है। एंड जितना ज्यादा बीटा होगा उतना ही ज्यादा रिस्क होगा, एंड उतना ही ज्यादा हमारे जो रिटर्न के चांसेस होने वाले हैं वो होंगे, ठीक है। तो बेसिकली इट हेल्प्स एडजस्ट द स्टॉक बेस्ड ऑन द रिस्क एपेटाइट, कि अगर रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है, ठीक है, वो रिस्क को अवॉइड करना चाहेंगे तो वो कौन से स्टॉक्स लेंगे, लो बीटा स्टॉक्स, एंड रिस्क सीकिंग इन्वेस्टर्स किस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, हाई बीटा स्टॉक्स। Now, next is type of stocks based on risk and beta. So there are three types of stocks. Okay, defensive stock, aggressive stock, and we have neutral stock. ठीक है, डिफेंसिव स्टॉक क्या होते हैं, डिफेंसिव स्टॉक वो होते हैं जिसमें जो बीटा होता है वो लेस देन 1 होता है। डिफेंसिव स्टॉक में क्या होता है, बीटा लेस देन 1। अगर इसमें मार्केट जो है, मार्केट अगर गिरता है तो ये बेसिकली कम गिरते हैं, एंड अगर मार्केट जो है अप जाता है तो ये कंपैरेटिवली कम ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ एक एग्जांपल्स हैं, यूटिलिटी कंपनीज, कंज्यूमर स्टेपल्स, ठीक है। इनकी जो अर्निंग्स होती है वो स्टेबल होती है, इनमें डिमांड भी स्टेबल होती है, रिस्क कम होता है। तो ये बेसिकली रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स के लिए क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं, ठीक है। रिस्क एवर्स इन्वेस्टर के लिए क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं, जिनको स्टेबल रिटर्न्स चाहिए होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एग्रेसिव स्टॉक्स। एग्रेसिव स्टॉक्स क्या होते हैं, जिनका बीटा ग्रेटर देन 1 होता है, जिनका बीटा ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब मार्केट अगर 1% अप जाएगा, ठीक है, तो ये 2 to 3% अप जाएंगे, एंड अगर मार्केट जो है 1% डाउन जाएगा, देन ये 2 to 3% डाउन जाएंगे। मतलब कि मार्केट में जितना अप एंड डाउन आएगा उससे ज्यादा इनमें देखने को मिलेगा। तो इसमें रिस्क जो है वो काफी ज्यादा होता है, तो इनको जो है रिस्क सीकिंग इन्वेस्टर्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं, एंड इसमें हाई कैपिटल गेन्स के चांसेस होते हैं, ठीक है। बट साथ ही साथ हाई कैपिटल लॉस के भी इसमें चांसेस देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो टेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं, ऑटोमोबाइल एंड स्मॉल कैप ग्रोथ जो स्टॉक्स होते हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें जो अर्निंग्स है वो काफी फ्लक्चुएट करती रहती है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि रिस्क सीकिंग इन्वेस्टर्स के लिए क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रल स्टॉक्स। न्यूट्रल स्टॉक्स वो होते हैं जिसमें बीटा जो है दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। इनका बीटा क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, मतलब ये मार्केट के जैसा ही परफॉर्म करते हैं, ना ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, ना ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए क्या होते हैं, परफेक्ट होते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल अगर हम देखें, जो लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड कंपनीज होती है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल है, उनके जो स्टॉक्स हैं इसका एग्जाम्पल है। ये बेसिकली मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, जो कि क्या प्रेफर कर रहे होते हैं, बैलेंस रिटर्न विद रीजनेबल सेफ्टी। तो आपके लिए मैंने ये एक टेबल के अंदर इन सबके बारे में लिखा है। देखिए, डिफेंसिव स्टॉक वो है जिसका बीटा लेस देन 1 है, एग्रेसिव स्टॉक का बीटा ग्रेटर देन 1 है, न्यूट्रल स्टॉक का बीटा इज इक्वल टू 1। रिस्क लेवल डिफेंसिव स्टॉक में क्या रहेगा, लो रहेगा, एग्रेसिव स्टॉक में हाई रहेगा, एंड न्यूट्रल स्टॉक्स में क्या रहेगा, मीडियम। रिटर्न पोटेंशियल अगर देखें डिफेंसिव स्टॉक में मॉडरेट रहेगा, एग्रेसिव स्टॉक में हाई रहेगा, देन वी हैव न्यूट्रल स्टॉक। न्यूट्रल स्टॉक में क्या रहेगा, मार्केट लिंक्ड रहेगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें, ठीक है, एनटीपीसी, एचयूएल, इन्फोसिस एंड रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं, राइट। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, दैट इज रेजिडुअल और एरर रिटर्न्स इन शार्पेस सिंगल इंडेक्स मॉडल, ठीक है। जो सिंगल इंडेक्स मॉडल में बेसिकली हम क्या कहते हैं कि मार्केट के मूवमेंट से स्टॉक का कुछ रिटर्न एक्सप्लेन होता है,
और कुछ रिटर्न होता है जो मार्केट से एक्सप्लेन नहीं होता। सो जो पोर्शन मार्केट से एक्सप्लेन नहीं होता, दैट इज क्या होता है, रेजिडुअल या एरर टर्म। ठीक है, तो बेसिकली जो कि मार्केट के मूवमेंट से एक्सप्लेन नहीं होता, दैट इज रेजिडुअल या एरर रिटर्न। ठीक है, तो ये बेसिकली कंपनी स्पेसिफिक इवेंट्स की वजह से होता है। ठीक है, कि अगर या तो हमारे पास क्या हो सकता है, पॉजिटिव रेजिडुअल हो सकता है या फिर नेगेटिव रेजिडुअल हो सकता है। तो पॉजिटिव रेजिडुअल का मतलब क्या है, जो कंपनी ने मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्मेंस दिखाई है, दैट इज पॉजिटिव रेजिडुअल। एंड नेगेटिव रेजिडुअल क्या है, कि अगर जो कि कंपनी ने मार्केट के परफॉर्मेंस से वर्स्ट परफॉर्मेंस दिखाई है, दैट इज नेगेटिव रेजिडुअल। ठीक है, इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, रेजिडुअल या एरर रिटर्न क्या है, इट रिप्रेजेंट्स अ पोर्शन ऑफ स्टॉक रिटर्न जो कि मार्केट की मूवमेंट से एक्सप्लेन नहीं होता। इट कैप्चर्स द फॉर्म स्पेसिफिक इवेंट्स या यूनिक रिस्क। देखिए, इसमें हमने अभी जो पीछे फॉर्मूले पढ़े, उसमें हमने इसे अनसिस्टमेटिक रिस्क के अंदर देखा था ना। ठीक है, अनसिस्टमेटिक जो रिटर्न के टाइम भी हमने जो एरर टर्म है वो कब ली थी, जो हमने अनसिस्टमेटिक कंपोनेंट था, या फिर जो हमारा जो फॉर्म स्पेसिफिक या सिक्योरिटी स्पेसिफिक रिटर्न निकालते थे, उसमें हम करते थे ना अल्फा आई प्लस एरर टर्म। ठीक है, एंड उसमें भी जब हम रिस्क निकालते थे, वो भी हम अनसिस्टमेटिक रिस्क के लिए क्या करते थे, वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल। ठीक है, तो ये जो रेजिडुअल या एरर रिटर्न है, ये बेसिकली अनसिस्टमेटिक कंपोनेंट के साथ रिलेटेड होता है। ठीक है, एंड इसका मीन जो है, हमने पढ़ा मीन क्या रहता है, जीरो रहता है, ये हमने अजम्पशन के अंदर भी पढ़ा। तो अब बेसिकली अगर हम रिटर्न देखें इंडिविजुअल सिक्योरिटी का, हमने उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, कि रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी इज इक्वल टू बीटा आई आर एम, जो कि है सिस्टमेटिक कंपोनेंट। ठीक है, और उसमें हम क्या ऐड कर देते थे, अनसिस्टमेटिक कंपोनेंट। अनसिस्टमेटिक कंपोनेंट में दो पार्ट आते थे, जो कि अल्फा आई एंड वी हैव एरर टर्म। तो इससे हमारा क्या आ जाता था, रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी। एंड अगर हमें एरर टर्म निकालनी हो, तो हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ, इसको क्या ले जाएंगे, हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, एंड ये दोनों ही माइनस के बन जाएंगे, है ना। तो एरर टर्म का फॉर्मूला आ जाएगा आर आई माइनस एल्फा आई प्लस बीटा आई आर एम। ठीक है, अब पॉजिटिव रेजिडुअल्स क्या है, कि पॉजिटिव रेजिडुअल्स वो पॉजिटिव सरप्राइज है। ठीक है, इनको बेसिकली ये पॉजिटिव रेजिडुअल्स कब आते हैं, जब कंपनी ने मार्केट एक्सपेक्टेशन से भी बेटर परफॉर्मेंस दिखाई हो। ठीक है, when company specific events boost the stock price beyond market expectations। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है, कि भाई कंपनी ने बोनस इशू करा है। ठीक है, उसे शेयर होल्डर की वैल्यू इंक्रीज हुई है, मर्जर एंड एक्विजिशन के केस में डाइवर्सिफिकेशन करा, स्ट्रैटेजिक अलायंस या पार्टनरशिप करा। ठीक है, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, कि इन्वेस्टर गेन एक्स्ट्रा रिटर्न अबव मार्केट ड्रिवन परफॉर्मेंस, एंड इसी को क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव जो रेजिडुअल या फिर पॉजिटिव सरप्राइज। नाउ नेगेटिव रेजिडुअल क्या है, रेजिडुअल रिटर्न्स आर द नेगेटिव व्हेन बेसिकली कंपनी स्पेसिफिक इवेंट्स हार्म द स्टॉक प्राइस। ठीक है, जब मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जब कंपनी क्या कर रही है, वर्स्ट परफॉर्मेंस दिखा रही है, वो क्या होता है, नेगेटिव रेजिडुअल्स। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है, डिक्लाइन इन द प्राइस और अर्निंग्स, मैनेजमेंट में स्कैंडल्स हो रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट में फेलियर हो रहा है, लॉस ऑफ मेजर क्लाइंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इंटरप्रिटेशन अगर हम देखें, स्टॉक अंडर परफॉर्म्स रिलेटिव टू द मार्केट एक्सपेक्टेशन। ठीक है, रेजिडुअल एरर को हम नेगेटिव सरप्राइज भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है इस टेबुलर फॉर्म में भी मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ द सिंगल इंडेक्स मॉडल। क्या क्या लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, सबसे पहला है अज्यूम्स ओनली वन फैक्टर, दैट इज जो मार्केट का इंडेक्स है, इन्होंने बेसिकली सिर्फ एक ही फैक्टर को कंसीडर करा है, दैट इज मार्केट इंडेक्स। बट रियल वर्ल्ड में मल्टीपल फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है, एक्सचेंज रेट है, सेक्टर स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं। सो इट इग्नोर्स मल्टी फैक्टर इन्फ्लुएंसेस। नेक्स्ट इज बीटा इज अज्यूम्ड कांस्टेंट। इन्होंने क्या अज्यूम करा, कि जो बीटा है दैट इज कांस्टेंट। बट मैंने आपको जब अजम्पशन बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि बीटा जो है ओवर टाइम जो है चेंज होता रहता है। ऐसा इन रियलिटी नहीं होता कि बीटा जो है कांस्टेंट रहे। ठीक है, मार्केट के कंडीशंस के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक साइकिल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, बीटा क्या है, चेंज होता रहता है। तो इसीलिए ये मॉडल की ये वाली assumptions इस मॉडल को लेस एक्यूरेट कर देती हैं। नेक्स्ट इज अज्यूम्स रेजिडुअल रिस्क आर अनकोरिलेटेड। इन्होंने क्या कहा, कि रेजिडुअल जो रिस्क है वो अनकोरिलेटेड है। ठीक है, लेकिन कभी कभी कंपनी इवेंट्स मल्टीपल स्टॉक्स को अफेक्ट कर देते हैं, है ना। तो जैसे बट इसलिए हम क्या कह सकते हैं, कि रेजिडुअल जो है वो रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, कि
कंपनीज रिलेटेड हो सकती हैं, सेम इंडस्ट्री से हैं, वो सेम सेक्टर शॉक्स उन्हें देखने को मिलते हैं, सप्लाई चेन उनमें लिंक है, तो इसीलिए अंडर एस्टिमेटेड रिस्क जो है वो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज यूजेस हिस्टोरिकल डेटा टू एस्टिमेट द फ्यूचर रिस्क। ठीक है, इन्होंने बेसिकली हिस्टोरिकल बीटा यूज किया है, बट बीटा पास्ट डेटा का रिफ्लेक्शन होता है, फ्यूचर में ये सेम रहे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली हिस्टोरिकल डेटा को यूज करा है। ठीक है, हिस्टोरिकल बीटास, हिस्टोरिकल अल्फाज भी, हिस्टोरिकल वेरिएंसेस इन्होंने यूज करा है। तो प्रिडिक्शंस जो हैं वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती हैं अगर फ्यूचर में वो चीज में डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट इज नॉट सुटेबल ड्यूरिंग द एक्सट्रीम मार्केट इवेंट्स। एक्सट्रीम मार्केट इवेंट्स जैसे कि मार्केट में क्रैशेस आ गए, मार्केट में या फिर बूम पीरियड चल रहा है। ठीक है, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी अगर मार्केट में देखने को मिल रही है। ठीक है, स्टॉक मूवमेंट्स जो हैं वो हाईली कोरिलेटेड है, अगर बीटास जो है एबनॉर्मली बिहेव करने लग गए हैं। ठीक है, तो इन कंडीशंस में जो सिंगल इंडेक्स मॉडल है वो लेस रिलायबल हो जाता है। नेक्स्ट इज assumes linear relationship between the stock and market। इन्होंने assume करा कि linear relationship है stock and market के बीच में, एक straight line relationship ये show करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिकली अगर हम options की बात करें, नॉन लीनियर पे ऑफ एसेट्स की बात करें, हाईली volatile stocks की बात करें, तो ये वाली assumption जो है वो गलत साबित हो जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने क्या पढ़ा कि ये मॉडल सिंपल है, यूजफुल है, लेकिन रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी को पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन द मार्कोविट्ज मॉडल एंड द शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल। क्या क्या डिफरेंसेस हैं मार्कोविट्ज मॉडल और शार्पे का सिंगल इंडेक्स मॉडल जो है उनमें? सबसे पहला डिफरेंस जो है, मार्कोविट्ज मॉडल जो है फुल वेरिएंस को यूज करता है। ठीक है, कोवेरियंसेस को यूज करता है, लेकिन शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल इन कोवेरियंसेस को यूज नहीं करता है। उन्होंने क्या कहा कि जो स्टॉक का रिटर्न है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन अ सिंगल फैक्टर दैट इज मार्केट इंडेक्स। नाउ मार्कोविट्ज मॉडल जो है उन्होंने मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर करा है, लेकिन शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल दैट इज डिपेंडेंट अपॉन ओनली वन फैक्टर दैट इज मार्केट का इंडेक्स। नेक्स्ट इज कोवेरियंस रिक्वायरमेंट। अगेन मार्कोविट्ज मॉडल में हमें कोवेरियंसेस चाहिए होते हैं, हर एक पेयर ऑफ सिक्योरिटीज है उसके बीच में जो भी कोवेरियंसेस है हमें वो कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ठीक है, बट ऐसा कोवेरियंसेस वाली नीड शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल के अंदर नहीं होती है। इसमें बीटा यूज होता है। ठीक है, एंड मार्केट वेरिएंस यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इनपुट रिक्वायरमेंट। अगेन इसमें हमें कितने कोवेरियंसेस चाहिए होते हैं दैट इज कैलकुलेटेड बाय n इंटू n-1/2। लेकिन शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल में हमें ओनली बीटा चाहिए होता है, मार्केट का वेरिएंस चाहिए होता है, स्टॉक वेरिएंस चाहिए होता है एंड रेसिडुअल वेरिएंस चाहिए होता है। नेक्स्ट इज कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इसमें काफी ज्यादा मार्कोविट्ज मॉडल में काफी ज्यादा कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ती है, लेकिन शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल में हमें उतनी ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती, इवन 100+ स्टॉक्स हो तब भी। नेक्स्ट इज मार्कोविट्ज मॉडल में रिस्क ब्रेकडाउन। ठीक है, इन्होंने बेसिकली सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क को एज सच जो है वो डिवाइड नहीं करा है, लेकिन शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल ने सिस्टमेटिक एज वेल एज अनसिस्टमेटिक रिस्क को क्या करा है, क्लियरली सेपरेट करा है। नाउ मार्कोविट्ज मॉडल जो है इसमें कंप्यूटेशनली जो है ये डिफिकल्ट है, बट ये काफी ज्यादा एक्यूरेट रहता है, लेकिन शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल कंपैरेटिवली कम एक्यूरेट रहता है। नेक्स्ट इज मार्कोविज मॉडल की अजम्पशंस। ठीक है, इन्होंने कोई ऐसी सिंगल फैक्टर अजम्पशन नहीं ली। ठीक है, बट शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल ने जो सिंगल फैक्टर अजम्पशन है वो ली, साथ ही साथ इन्होंने कहा कि रेजिडुअल्स जो है वो अनकोरिलेटेड है। ठीक है, और उनका मीन जो है वो 0 है। नाउ मार्कोविच मॉडल जो है स्मॉल पोर्टफोलियोज के लिए बेस्ट रहता है, लेकिन शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल जो है लार्ज पोर्टफोलियोज के लिए बेस्ट रहता है। नेक्स्ट इज ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। मार्कोविच मॉडल जो है अगर सॉफ्टवेयर का यूज ना किया जाए तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल आप मैनुअली भी यूज कर सकते हैं, स्प्रेडशीट से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। मैंने आपको फुल शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल का ईच एंड एवरी एस्पेक्ट विद एग्जांपल्स आपको समझाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आपकी कोई स्पेसिफिक टॉपिक की डिमांड है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।